हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो इन्फ्लुएंजा। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। आगे स्टार्ट करने के पहले एक बार हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ईजिली समझे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको याद होगा डीएनए के जिस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन होता है वो टोटल 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर डीएनए का वो रीजन है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, समझे? इस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। फिर स्ट्रक्चरल जीन डीएनए का वो रीजन है जिसका हमें मेन ट्रांसक्रिप्शन करना है, क्योंकि इसी रीजन में प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। फिर नेक्स्ट रीजन है टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन डीएनए का वो रीजन है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस टर्मिनेट होता है, समझे? ऐसे टोटल 3 रीजन्स है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये जो इनिशिएशन स्टेप है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर आते हैं और प्रमोटर रीजन पे बाइंड करते हैं। जैसे ये प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेंगे डीएनए अनवाइंड हो जाएगा और ओपन हो जाएगा और सिग्मा फैक्टर चला जाएगा, जिसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा मतलब अगर ऊपर साइटोसिन है तो नीचे गुआनिन ऐड करेगा, ऊपर एडिनाइन है तो नीचे यूरासिल ऐड करेगा, ऊपर थाइमिन है तो नीचे एडिनाइन ऐड करेगा एंड ऊपर गुआनिन है तो नीचे साइटोसाइन एंड सो ऑन। और इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए एमआरएनए बनाता हुआ जाएगा। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। और इसी स्टेप को हम बोलते हैं इलोंगेशन। फिर इलोंगेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करते हैं और एमआरएनए रिलीज हो जाता है। एंड दिस इज हाउ ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। फिर प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है, वहीं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक ही एंजाइम तीनों आरएनए बनाता है, दैट इज आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, और वो है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ के केस में आरएनए पॉलीमरेज तीनों एंजाइम बनाता है, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। वहीं यूकैरियोट्स के केस में तीनों आरएनए बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज काम करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाता है एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए एंड एसएनआरएनए बनाता है। यहाँ पे अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। ये एसएनआरएनए का फंक्शन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रोकैरियोट्स के केस में सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में मदद करते हैं। वहीं यूकैरियोट्स के केस में ये दोनों फैक्टर सिग्मा और रो फैक्टर एब्सेंट होते हैं, इनके बिना ही वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब यूकैरियोट्स में एक और प्रोसेस होता है जिसे कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग बोला जाता है। ये तीनों प्रोसेस यूकैरियोट्स में होते हैं और प्रोकैरियोट्स के केस में ये चीजें एब्सेंट होती हैं। दिस वाज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जैसा ही होता है, बट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है, इस आरएनए पॉलीमरेज को ना ही सिग्मा फैक्टर चाहिए ना ही रो फैक्टर चाहिए, वो इनके बिना ही ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, समझे? और यहाँ पे एमआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 काम करता है। वहीं अगर हमें टीआरएनए या आरआरएनए बनाना है तो टीआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 आ जाएगा और आरआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी जो डीएनए है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज 2 आके बाइंड करता है। ये जैसे ही बाइंड करेगा जो डीएनए था वो अनबाइंड होगा और ओपन हो जाएगा। फिर
आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता हुआ जाएगा। सो अगर ऊपर साइटोसिन है तो नीचे गुआनिन, ऊपर एडिनाइन है तो नीचे यूरासिल, ऊपर थाइमिन है तो नीचे एडिनाइन, एंड गुआनिन है तो साइटोसिन, एंड सो ऑन। और इस तरीके से वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन का प्रोसेस जैसे ही होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन का, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज ये प्रोसेस को टर्मिनेट करता है और एमआरएनए रिलीज कर देता है। अब एक चीज आपको याद रखना है, जिसे हम एमआरएनए बोल रहे हैं वो एमआरएनए नहीं है, वो एमआरएनए का इमेच्योर फॉर्म है जिसे हम एचएनआरएनए बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? ये एचएनआरएनए एमआरएनए ही है बट उसका इमेच्योर फॉर्म, हमें उसे इमेच्योर से मेच्योर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अलग अलग स्टेप्स करने पड़ते हैं, जैसे कि कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। अब ये आगे क्या है मैं आपको बताऊंगा, बट उसके पहले हम ये समझ लेते कि एचएनआरएनए क्या होता है, ये इमेच्योर क्यों है। सो ये जो एचएनआरएनए है इसमें दो अलग अलग रीजन्स होते हैं, एक है इंट्रॉन, दूसरा है एक्सॉन। ये जो ब्लैक वाला रीजन है ये इंट्रॉन बता रहा है और ये जो पिंक वाला रीजन है ये एक्सॉन बता रहा है। सो ये जो इंट्रॉन है ये इनएक्टिव जीन्स का बना हुआ है। इनएक्टिव जीन्स मतलब ये वाला रीजन कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, इससे कुछ प्रोटीन नहीं बनने वाला है। आप इसे बोल सकते हो ये कचरा जीन है, समझे। और ये जो एक्सॉन जीन है, एक्सॉन वाले में एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनसे कुछ ना कुछ प्रोटीन बनेगा। सो ये जो प्रोसेसिंग वाला स्टेप है, हमें इस स्टेप में इंट्रॉन को ही निकालना है। इंट्रॉन निकालने के बाद ही हमारा क्या बनेगा, मेच्योर आरएनए बनेगा, समझे। सो इमेच्योर आरएनए से मेच्योर आरएनए बनाने के लिए हमें कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है और ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। अब इसमें से जो कैपिंग टेलिंग क्या है मैं वो बताता हूं पहले। सो ये जो आपका एचएनआरएनए है इसमें भी 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड है। इस 5 प्राइम एंड पे मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या तो MGTP को ऐड किया जाता है। क्या चीज? 5 प्राइम एंड पे MGTP और मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं और इसी स्टेप को हम बोलते हैं कैपिंग। और टेलिंग स्टेप में 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे एडिनाइन के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है, जिसे या तो पॉलीएडिनाइलेशन और टेलिंग बोला जाता है, समझे। अब आप बोलोगे सर ये कैपिंग क्या है, टेलिंग क्या है, ये तो समझ गया कि यहाँ पे कैपिंग में हमने MGTP ऐड कर दिया 5 प्राइम एंड पे और 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे एडिनाइन को अटैच कर दिया। बट इनका मेन काम क्या है, इनका यूज क्या है, इनको क्यों ऐड किया जाता है एमआरएनए पे? कैपिंग की वजह से जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हमारा ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। सो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए वो कैपिंग की मदद से होता है। और दूसरा, जब साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होगा, दैट इज इस पे जब राइबोसोम आके बाइंड करेगा, वो राइबोसोम को पहचानने में MGTP मदद करता है, समझे। सो कैपिंग का 2 काम है, एक वो न्यूक्लियस के बाहर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, दूसरा राइबोसोम इजीली एमआरए को पहचान ले, उसके लिए कैपिंग होता है। फिर नेक्स्ट है टेलिंग। टेलिंग का मेन फंक्शन क्या है? अब न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो एमआरएनए को डिग्रेड कर देते हैं, मतलब उसे तोड़ देते हैं। अब वो एंजाइम इस एमआरएनए को ब्रेक डाउन ना कर दे, इसके लिए लास्ट में टेलिंग किया गया है। ये टेलिंग उस डिग्रेडेशन से बचाता है, समझे। सो कैपिंग का और टेलिंग का मतलब आपको समझ गया होगा कि ये क्यों होता है। फिर कैपिंग एंड टेलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग हमारा मेन स्टेप है, जहां पे ये जो इनएक्टिव जीन्स हैं, दैट इज इंट्रॉन, उनको निकाला जाता है। अब मैंने आपको पहले एक SNRNA के बारे में बताया था कि RNA पॉलीमरेज 3 tRNA और SNRNA बनाता है। ये SNRNA यही RNA है। ये SNRNA का फंक्शन है कि ये इंट्रॉन्स को निकालने में हेल्प करता है और इस प्रोसेस को या इस स्टेप को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। सो ये इंट्रॉन्स ऊपर निकल रहे आप देख सकते हो, फिर लास्ट में ये SNRNA इनको कट करके रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से इंट्रॉन्स दैट इज इनएक्टिव जीन्स निकल जाएंगे और सारे एक्सॉन्स आपस में ऐड हो जाएंगे
और फिर बन जाएगा आपका मेच्योर mRNA। अब ये आपका बन चुका है मेच्योर mRNA एंड दिस इज हाउ मेच्योर mRNA इज फॉर्म इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। चलिए इसे फिर से एक बार फटाक से समराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेशन को हम एंड करते हैं। सो जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है ये भी 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज आता है, प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करता है। जैसे ही प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करेगा डीएनए ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करता हुआ आगे बढ़ता है और फिर इलोंगेशन स्टेप हो जाता है। इलोंगेशन के बाद मेन स्टेप होता है टर्मिनेशन, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए को रिलीज कर देता है एंड स्टेप क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। अब यहाँ से जो एमआरएनए रिलीज हुआ है ये एमआरएनए मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है, जिसे हम बोलते हैं एचएनआरएनए। ये एचएनआरएनए में इंट्रॉन्स और एक्सॉन नाम के 2 अलग अलग जीन्स होते हैं। ये जो इंट्रॉन है ये इंट्रॉन इनएक्टिव जीन्स होता है जिसमें कोई प्रोटीन के इंफॉर्मेशन नहीं होते, ये कचरा जीन है जिसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ये एक्सॉन मेन जीन है जिसमें एक्टिव जीन्स प्रेजेंट है, दैट इज इससे ही प्रोटीन बनने वाले हैं, समझे। सो ये इमेच्योर एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए बनाने के लिए कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है। वो प्रोसेसिंग 3 स्टेप्स में होता है, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। सो कैपिंग टेलिंग में क्या होता है पहले देखते हैं। कैपिंग वाले केस में एचएनआरएनए के 5 प्राइम एंड पे मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दैट इज एमजीटीपी को ऐड किया जाता है, इसे कैपिंग बोलते हैं। और टेलिंग वाले केस में 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे एडिनाइन मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है जिसे हम पॉलीएडिनाइलेशन बोलते हैं। सो कैपिंग और टेलिंग का मेन फंक्शन क्या है मैंने वो आपको बता दिया है। फिर कैपिंग टेलिंग के बाद एक लास्ट स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के केस में इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और ये इंट्रॉन्स को निकालने का काम कौन करता है, एसएनआरएनए करता है। एसएनआरएनए क्या करेगा, इंट्रॉन्स को फोल्ड करके बाहर निकालेगा और लास्ट में उनको कट कर देगा। कट करने के से इंट्रॉन्स निकल जाएंगे और फाइनली आपके एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाएगा जिसकी वजह से बन जाएगा मैच्योर mRNA and this is how mRNA is formed in case of eukaryotes। होप आपको लेक्चर बहुत ही इजीली समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको ये नोट्स रिफ़र करने हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा जहां से आप उसे रिफ़र कर सकते हो। चलिए फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे क्यूरियस।